सलामुकुम, मेरा नाम है इलिया ज़हरा। वेलकम टू नया दौर। आज हम लोग आपके सामने आए हैं इसलिए क्योंकि हम जवाब देना चाहते हैं कुछ हमारे बारे में, नया दौर के बारे में। आपको पता है कि प्रोपेगेंडा होता रहता है और हम बार बार इस पे बात भी कर चुके हैं कि किस तरह हमें टारगेट किया जाता है। अक्सर जो है वो हुकूमत के प्रो गवर्नमेंट अकाउंट्स होते हैं, अक्सर हुकूमत से एफिलिएटेड अकाउंट्स होते हैं, वो हमारे खिलाफ जो है पूरी कैंपेन चलाते हैं जिसमें हमें गालियां भी देते हैं और तरह तरह के इल्जाम भी लगाते हैं। और फिर उसके ऊपर इस कदर प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हमारे खिलाफ अक्सर जो है वो वायलेंस भी इंसाइट किया जाता है। तो इसलिए उसका जवाब देना हम अक्सर जो है वो उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे हो रहा होता है, इसलिए हर चीज का जवाब देना तो जरूरी नहीं होता और इतना टाइम भी हमारे पास नहीं, हम काम कर रहे होते हैं। लेकिन पिछले दिनों में कुछ एक ऐसी चीज की गई, एक ऐसा प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ किया गया जिसका जवाब देना जो है वो बहुत जरूरी है। इसलिए हम, हमारी टीम आपके सामने जो है वो आई है ताकि हम इसके बारे में बात कर सके। तो हुआ ये कि एक फेक लेटर जो है वो जारी किया गया नेशनल एंडाउमेंट डेमोक्रेसी के बारे में। ये कहा गया कि उन्होंने जो है वो ये कहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर जो है नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी एक वो है अमरीकी एक तंजीम है, एक एनजीओ है। उसके बारे में ये कहा गया कि वो पाकिस्तान में कुछ मीडिया ग्रुप्स, मीडिया आउटलेट्स जो है उनको सपोर्ट कर रही है कि वो पाकिस्तान की हुकूमत, जो यहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उसको डिस्टेबलाइज करे। और इसमें डिस्टेबलाइज करने में वो मदद कर रही है मीडिया ग्रुप्स की। उनके अंदर जियो वगैरह का फैक्ट फोकस का नाम दिया गया, उसमें नया दौर को भी शामिल किया गया। ये इल्जाम हम पे लगाया गया। वो लेटर जो है उसको एक किसी एक ट्रोल ने जो है वो ट्वीट किया और उसके ऊपर बहुत ज्यादा आर्टिस्ट हुई, लोगों ने शेयर किया और वो कहते हैं ये तो सीआईए एजेंट है, ये तो नया दौर के लोग, और इनको तो सीआईए से पैसे मिलते हैं और ये हुकूमत के खिलाफ ये कर रहे हैं। तो वो बेसिकली ये प्रूव करना चाहते थे कि हमारा इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ एजेंडा है जिसकी वजह से हमें अमेरिका से मदद मिल रही है। तो वो जो लेटर था उसके ऊपर एनईडी ने जो है वजाहत की कि वो लेटर फेक है। उनकी वजाहत के बाद उन्होंने अपनी ट्वीट एक की जिसमें उन्होंने कहा कि ये लेटर जो है ये हमने नहीं इशू किया, हमने ऐसा नहीं कुछ कहा। वो उन्होंने फेक उसको डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद फिर वो जो ट्रोल था, जो भी था, उसने ट्वीट जो थी वो डिलीट तो कर दी, लेकिन बहुत सारी इस तरह की यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी हमारे खिलाफ बनी हुई है जिसमें एग्जैक्टली यही बात की गई है। और उसका नतीजा फिर ये निकलता है कि और लोग जो हैं वो उसको सुनते हैं, देखते हैं इस तरह की एलिगेशन को, और फिर वो उसको सहारा बनाकर हमारे खिलाफ और इल्जाम लगाते हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले ही जो है हमारे डिफेंस एनालिस्ट हैं अमजद शुएब, जो कि हैं तो डिफेंस एनालिस्ट लेकिन सियासत के ऊपर बात करते हैं। पता नहीं डिफेंस एनालिस्ट का सियासत में क्या काम है, जंग तो हो नहीं रही पाकिस्तान में कि हम डिफेंस एनालिस्ट से बातें करें, लेकिन वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे जो है वो बात करते हैं। उन्होंने कहा कि ये नया दौर को तो मुझे पास इत्तलात है कि इनको तो बाहर से पैसे मिलते हैं और ये तो इस तरह करते हैं और ये तो एंटाई पाकिस्तान है। एक शो के ऊपर, लाइव टीवी के ऊपर उन्होंने कहा। तो ये एक नतीजा निकलता है, इस पे हम बात करेंगे। तो मैं रजा रूमी से शुरू करती हूँ। आप बताएं थोड़ा कि क्या ये जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, हम बात करते रहते हैं, आपके ख्याल में ये डू यू थिंक कि ये हुकूमत की जो लोग हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इस कैंपेन के अंदर, जिसमें वो मीडिया को डिस्क्रेडिट करते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे आउटलेट्स जो क्रिटिकल हैं हुकूमत के लिए, या सही बात बताती हैं? जी, थैंक यू एलिया। और आपने सारी इंट्रोडक्शन और जो मसला है वो तो बयान कर ही दिया। जहाँ तक ताल्लुक है प्रो गवर्नमेंट क्वार्टर्स का, या वो हल्के जो हुकूमत और हुकूमत की मुख्तलिफ जो ब्रांचेस होती हैं, जो मुख्तलिफ इदारे और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनसे वाबस्ता होते हैं, बिल्कुल वो उसका हिस्सा होते हैं। ये आज से नहीं है, ये तो एक पुरानी रवायत है। पाकिस्तान बनने के बाद ये शुरू हो गई थी कि जितनी बड़ी आवाज़ें हैं जो कि हुकूमत को सवाल करती थी, पूछती थी, उनको दबाना जो है वो एक अपना कौमी फरीजा समझते हैं। वो समझते हैं कि मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं अगर मुंह पे ताले लगा देंगे, टेप लगा देंगे। किताब है प्रेस इन चेन्स और दीगर कई इस तरह की जो है यादाश्तें और रुदादें हैं जिनमें कि ये कहा गया है और दिखाया गया है कि हमेशा से ही वो लोग जो कि सवाल करते हैं या रिपोर्टिंग करते हैं या ओपिनियन देते हैं जो हुकूमत वक्त को पसंद नहीं होता, वो बैरूनी मुल्क के एजेंट हो जाते हैं। और आज वो हमारे इस चीज पे तुले हुए हैं। ये पहली बात नहीं है। ये जो शख्स जिसने ये यूट्यूब पे वीडियो लगाई, ये फेक खत शेयर किया, सर्कुलेट किया व्हाट्सएप पे, बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से ये हुआ है। और अब अच्छा है कि हमने इसको अपनी वेबसाइट्स पे हमने इसकी तरदीद भी जारी की। शुक्र है कि वो नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी जो है उसने भी तरदीद जारी कर दी। तो उसकी बेसिस के ऊपर अब हम लोगों को ये बता सकते हैं कि ये झूठ है सरासर और सरीहन। लेकिन ये क्यों ऐसा हो रहा है और सीआईए से लिंक जोड़ना जो है वो क्यों
एक इतना जरूरी समझा गया है एक छोटे से आउटलेट को। हम तो भी ग्रो कर रहे हैं अभी, मतलब नौजायदा ही हैं तकरीबन। 2-3 साल क्या उम्र होती है किसी बच्चे की, इसी ही उम्र होती है जिसको भी चलना ही सीखा होता है। तो इतनी क्या आग लग गई, इतनी क्या मुसीबत आ गई, पहाड़ गिर गया, आसमान गिर गया, कि वो उसको साबित कर रहे हैं। वो इसलिए वो ये चाहते हैं कि इसको डिसक्रेडिट किया जाए, कि मजीद ये आगे ग्रो करे या फैले, तो हम इसको सलब कर दें, इसको सप्रेस कर दें। यही इसका एक मकसद है, और कोई इसका मकसद नहीं है। लेकिन ये घटिया साजिश है। और जहां तक सीआईए का जोड़ना और अमेरिकी फंडिंग का जोड़ना, तो पहले तो बात यह कि इसके ऊपर मैंने वजाहत की, एक वीडियो भी की थी। वजाहती क्या बताया था कि नया दौर किस्सा बना था, हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। तहकीक का तो इनको कोई शौक होता नहीं है। जाहिल मुतलक किस्म के लोग जो हैं वो आकर यहाँ बैठ जाते हैं और वो बघारते हैं अपनी 2 टके की दानिश्वरी और 3 टके की तज्जिया। और जाहिर बात है हमारे लोग सादा लौ होते हैं, और उनको बैरूनी साजिश से फौरी तौर पे वो इम्प्रेस और वो परेशान हो जाते हैं कि वाकई कोई जासूसी जो है वो यहाँ पर हो रही है। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इमदाद अमेरिका से तो हुकूमत पाकिस्तान लेती रही है 1950 से। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो कॉपरेशन है वो तो पाकिस्तान आर्मी और अमेरिकन आर्मी की है। अगर देखा जाए तो कोल्ड वॉर सर्द जंग के दौरान पाकिस्तान अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी था इस खित्ते में। इंडिया चूंकि रूस की तरफ झुकाव था। देखा जाए तो 1980 की दिहाई में हमने अमेरिका को के बिहाफ के ऊपर सोवियत यूनियन को शिकस्त देने के लिए क्या क्या नहीं किया। अपने मुल्क को दाव पे लगा दिया, भट्टी बना दिया, क्लाशनकोफ कल्चर और हेरोइन कल्चर को यहाँ पे मुतारिफ करवा दिया। उनसे तो कोई सवाल नहीं करते। ये जो आजकल के ये सो कॉल्ड पेट्रियाटिक लोग आ जाते हैं यूट्यूब के ऊपर जो है हमले करने और बदतमीजी करने। तो इनके बारे में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। आपने सही कहा, हम इसको इग्नोर करते हैं अक्सर, क्योंकि हम इनको हवा ही नहीं, हम इनको कुछ समझते ही नहीं, हम इनको हवा ही नहीं देना चाहते। ये जरूरी है इनको जवाब देना। और जब जनरल मुशर्रफ ने 1999 से लेकर 2008 तक अमेरिका के फ्रंट लाइन एलाई के तौर पर पाकिस्तानियों को दिया अमेरिका को, जिसका के जिक्र जनरल शाहिद अजीज ने अपनी किताब में लिखा है, जिसका के जिक्र विकी लीक्स में आया है, जिसको बार बार रिपोर्ट हुआ है, और पैसों के एवज उसका सवाल पूछा है इन्होंने। ये जो आज बने हुए मुहिब्बुल वतन और कौम के जो है मुजाहिद और सिपाही, इनसे पूछे ना, जरा पूछे जनरल मुशर्रफ साहब अभी मौजूद हैं, हयात, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, सेहत दे, ताकि वो इन जवाबों का इन इन सवालों के जवाब दें कि क्या क्या हो रहा था यहाँ पर सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर के पीछे। अपने लोगों पर ड्रोन के हमलों की इजाजत किसने दी? वो ड्रोन बेसिस जो थी, जो अड्डे जिनसे अमरीकी जहाज उड़ते थे, वो किसने दिए? तो यहाँ पर उनको ये फिक्र लाहक है कि अगर जो है यहाँ पर सीआईए की और अमेरिका की फंडिंग हो रही है। मतलब कमाल का स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी, एक जहनी बीमारी होती है मेंटल हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें होता है कि आपकी दो रुखी शख्सियत और आपकी स्प्लिट पर्सनैलिटी हो जाती है। यानी कि एक तरह आप वही चीज करते हैं, उसी को बुरा कहते हैं। यानी कि एक हाथ से आप खाना खाते हैं, दूसरे हाथ से आप वो खाना जो है उसको गालियां निकालते हैं, उस हाथ से निवाला छीन के निकालते हैं। तो ये जो हमारे लोग हैं, जो ये मास्टरमाइंड हैं, इनके ये स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार हैं। इनका इज्तमाही इलाज होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक पागल खाना बनाने से हम लोग तो ये कोशिश करें कि ये पागल खाना ना बने। नहीं तो आईएमएफ के प्रोग्राम कशकोल लेके 1 साल से खड़े हुए हैं। आईएमएफ कभी कहता है ये शर्त मानो, टैक्स बढ़ाओ, पेट्रोलियम के पैसे बढ़ाओ, ये सरचार्ज लगाओ, वो ड्यूटी लगाओ, ये करो और वो करो, और वो सब किए जा रहे हैं। पाकिस्तानियों को जो है बकरा बनाया हुआ है कि पेट्रोल की कीमतें जो है वो रात भर बढ़ती हैं, और दवाइयों की कीमतें ऊपर जाती हैं, डॉलर का रेट नीचे, रुपए की वैल्यू नीचे से नीचे गिर रही है। 178 180 का हो गया है बैठे बैठाए, और कोई उसका टके का फायदा नहीं हुआ। यहाँ तो कोई एक्सपोर्ट्स आपकी बड़ी हो तो बड़ी बात है। इंपोर्ट डिपेंडेंट, एड डिपेंडेंट इकोनॉमी, और उसको चलाने वाले मैनेजर्स दूसरों को मुहिब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देंगे। वाह जी वाह, ये नया जमाना। अब ये मतलब ये क्या कयामत की निशानियां बकौल शख्स से, कि जो खुद मुजरिम है वो दूसरों को मुजरिम ठहराएंगे। वाह जी वाह।
बिल्कुल, और ये सच कहने की इजाज़त, हमें ये सवाल उठाने की इजाज़त नहीं है। और आप कह रहे हैं कि वो रिसर्च नहीं करते, उनको रिसर्च की आदत नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जानबूझ के करते हैं, उनको पता है सच का, उनको पता है कि हम इस तरह नहीं है, हम कैसे काम करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, लेकिन वो झूठ फैला रहे होते हैं। उनका काम ये है कि झूठ करें। ये जो इंटर्न्स इन्होंने रखे हुए हैं अपनी मिनिस्ट्री के अंदर, इनका काम ही ये है, सारा दिन बैठ के उन्होंने ट्रोल करना होता है। इनके गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हैं जो जिनको काम ही ये है कि वो बैठ के तो सहाफ़ियों के ऊपर इस तरह करें, तो वो फिर झूठ ही फैलाएँगे जब उनके पास पूरा दिन यही काम होगा। तो अली, आपने सुनी ये डिबेट जो हम बात कर रहे थे कि हम पे कैसे अटैक्स होते हैं, तो आप इसमें कुछ ऐड करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि मैं जो रजा साहब बात कर रहे थे, अमजद शुएब साहब का, तो मुझे लगता है अमेरिका की एमा पर वो ये कहते रहे हैं कि आप जो है वो चलाएं, इसराइल के साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए। वो अमेरिका की एमा पर उनके जो बॉस थे परवेज मुशर्रफ साहब, वो यहाँ पर लोगों को उठा उठा कर बेचते रहे। रजा साहब ने शाहिद अजीज साहब की किताब का हवाला दिया, विकी लीक्स का हवाला दिया। परवेज मुशर्रफ साहब ने सबसे पहले अपनी किताब में खुद लिखा कि मैंने लोगों को यहाँ से उठाकर बेचा है। फिर परवेज मुशर्रफ साहब के वो दस्ते रास्त भी थे, अभी भी वो उनको डिफेंड कर रहे होते हैं प्रोग्राम्स के अंदर बैठकर मुख्तलिफ। तो अमजद शुएब साहब जो हैं वो जब ये बात करते हैं तो बड़ा ही हैरान कुन ये बात होती है कि एक ऐसी गवर्नमेंट का हिस्सा और एक ऐसे जनरल के दस्ते रास्त जो कि खुद पूरी उनकी जो अगर वो अमेरिका ना हो तो वो शायद पहले 3 साल भी अपने जो है वो गुजार ना पाते, वो भी साहब जो है वो लोगों को ताना दे रहे होते हैं। दूसरी बात आपने कही कि काम किस तरह से हमारा करते हैं हम, तो देखिए ये जो ये लोग किस तरह से काम करते हैं, तो वो आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि ये जो लेटर है ये फेक है। तो ये किसी ना किसी ने बनाया है, और मैं समझता हूँ कि जिस बंदे ने सबसे पहले इसको एक वीडियो, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वो वीडियो जो है वो यूट्यूब से अब रिमूव हो चुकी है, वो ट्वीट जो है वो यूट्यूब से अब रिमूव हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर फेक न्यूज थी वो, और वो फेक न्यूज फैलाने की वजह से वो वीडियो रिमूव हो गई है। लेकिन हमने उसको सेव रखा हुआ है, हमारे पास वो मौजूद है, और हम उसके ऊपर जो है वो रजा साहब मजीद इस पर बताएंगे। तो वो झूठ बोल रहे थे, और उनको कम से कम जरूर पता था कि वो झूठ बोल रहे हैं। किसी और को पता था या नहीं पता था, बाकी लोगों ने फैलाया, हम फैलने मुकदमा के बाद करेंगे, उसको बताएंगे बिल्कुल नहीं हम अली। इस पे हम एग्जैक्टली जी सर। यूके में उस शख्स के खिलाफ मुकदमा करेंगे और हमने वकील हायर कर लिया इंशाल्लाह। अल्लाह हिम्मत दे और हमें वो इस्तकामत दे। पैसे तो नहीं है हमारे पास, हमारा दोस्त ही है, तो वो प्रो बोनो ही करेगा, क्योंकि पैसे सीआईए ने आजकल बंद किए हैं भाईजान। और बंद हुआ। यहूदो हनूद ने टूटियां बंद की हुई हैं। आपकी भी आईएमएफ की बंद हुई है टूटी, तो यहाँ भी बंद हुई हुई है। बहरहाल आप कंटिन्यू कीजिए, सॉरी अली, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था। नहीं नहीं सर, मैं चाह रहा था कि ये बात आप कर दें, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम, अगर ये किसी को लग रहा है ना कि हम बस ये एक वीडियो कर रहे हैं या हमने वो वीडियो रिमूव करवा दी है और हम अपने सीआईए एनईडी कनेक्शन जो है वो उसको यूज करके डॉक्यूमेंट निकलवा लेते हैं, तो अब इनको जो है वो डॉक्यूमेंट वो साबित भी करना पड़ेगा बरतानिया की अदालत में, जिसमें ये दिखाएं कि ये लाकर दिखाएं कि ये जो डॉक्यूमेंट है इन्होंने ये दिया था। और अगर झूठ बोला है तो फिर किस लिए बोला है, किसके कहने पर बोला है, सब कुछ बताएं आकर। दूसरी चीज जो एलिया ने कही कि हम काम यहाँ पर कैसे करते हैं, देखिए मैं बार बार पिछली दफा भी मैंने यही रोना रोया था, मैं फिर कहूंगा कि हम बहुत ही छोटी टीम के साथ काम करते हैं। हाँ, ये फैक्ट है कि हमारा एक इंस्टाग्राम के ऊपर एक अकाउंट है, हमारे 2 ट्विटर अकाउंट हैं जो कि बहुत एक्टिवली हम रन कर रहे होते हैं, यूट्यूब चैनल है, 2-3 फेसबुक पेजेस हैं, हम उनको, और 2 ऑब्वियसली इंग्लिश वेबसाइट है, उर्दू वेबसाइट है। तो लोगों को ये लगता है कि ये जो है बहुत ही ज्यादा बड़ी टीम जो है वो यहाँ पर काम कर रही है। हम, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा इस बारे में कि हमारे पास टोटल यहाँ पर 10 जो है वो डेस्क हैं, 10 चेयर्स, 10 डेस्क, और वो भी पूरे हमारे नहीं भरते हमारे ऑफिस में, यानी इतनी छोटी टीम के साथ हम काम कर रहे हैं। और उस पर फिर ये कहना कि हम जो है वो पता नहीं, हम अगर अमेरिका से इतनी फंडिंग ले रहे हैं तो वो हमें फिर भाई कोई 2-4 बंदे तो रख ले। सर एक ये करना छोटी सी चाहता हूँ बात मैं। मैं कर देना चाहता हूँ हाँ कि करें। अमजद शुएब साहब खुद भी हमारे चैनल के ऊपर 2 दफा वीडियोस, हमने खुद उनके पास रिपोर्टर को भेज के, कैमरामैन को भेजकर उनसे भी वीलॉग करवाया है। एक मरतबा जब ईरान के जो वो कासिम सुलेमानी साहब की जब डेथ हुई थी तो उस वक्त, और एक मरतबा हमने भारत के साथ कोई वाकया था तो उस वक्त हमने दोनों मरतबा अमजद शुएब, क्योंकि वो डिफेंस से रिलेटेड वाकयात थे, तो हमने उनको डिफेंस एनालिस्ट मानते हुए, जो हम उनको मानते हैं, वो हमने अपना खुद कैमरामैन भेजकर उनसे भी, और वो हमारी यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। तो वो सीआईए फंडेड, वो हमें कह रहे हैं, हम उनसे क्यों फिर उनसे लेते हैं, वो तो खुद सीआईए के बॉस खिलाफ है अ, वो। देखो, मैं उनको 10-12 साल से जानता हूँ और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। वैसे मेरे मुझसे उम्र में बड़े हैं, काबिले एहतराम हैं। और टीवी के हवाले से जानता हूँ, पीटीवी हर जगह पे वो साथ होते थे, आपको पता है। वो बड़े पॉपुलर हैं पाकिस्तान की एयरवेव्स के ऊपर। और वो बाकायदा डेजिग्नेटेड आईएसपीआर के नॉमिनी तर्जुमान भी हैं। तो ये तो फैक्ट्स ऑफ है। तो मैं तो उनकी जाती तौर पे बहुत इज्जत करता हूँ, और उनकी राय फर्क होती है मुझसे।
उनकी राय बिल्कुल 180 डिग्रीज फर्क होती है। वो हर वक्त सियासतदानों को, मसलन नवाज शरीफ को वो चोर चोर, जरदारी को वो डाकू डाकू, और वो कहते हैं, वो जब जरा सी बात कर दो कि नया बच्चा काम नहीं करता तो अच्छा, तो आप उन करप्ट लोगों को लाना चाहते हैं। ठीक है, मैं उनके साथ कई बार हम टीवी और न्यूज वन और पीटीवी और समा और दुनिया, पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने उनके साथ ये डिबेट्स की हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई पाकिस्तान एक जमहूरियत है, प्लूरल व्यूज होने चाहिए, लेकिन व्यूज अलग हो सकते हैं। इल्जाम तराशी बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। अगर वो लाइव टीवी पे बैठ के, जो एलिया ने भी बात कही पहले, कि लाइव टीवी पे वो उसको एंकर को कह रहे हैं तुम्हारी सोच अब नॉर्मल है क्योंकि तुम नया दौर पे, वो 2-3 बार यहाँ पे आया हमारे लाइव्स के ऊपर, और वॉलंटरी आया है, मतलब कोई हमको पैसे भी नहीं देते। जो लोग आते हैं हमारे, अक्सर लोगों को हम पैसे देते ही नहीं, अनफॉर्चुनेटली है ही नहीं, तो मतलब ये भी बताते चलें। तो वो जी उसको कह रहे हैं कि तुम्हारी सोच नॉर्मल नहीं है। और नया मुझे पता है कि उनको अमेरिका से फंडिंग आती है, बैरून मुल्क भी उन्होंने कहा है, एलिया अमेरिका उन्होंने शायद कहा था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। बिल्कुल सबूत हमारी हमारी यूट्यूब के ऊपर है, 2 वीडियोस में, जहां पे मैंने जो लोग जिन्होंने हमारी मदद, बल्कि जिनकी वजह से ये स्टार्ट किया, डॉक्टर्स जो हैं प्रोग्रेसिव, अच्छे रोशन ख्याल पाकिस्तानी, जो बाहर रहते हैं, अपने मुल्क में कुछ करना चाहते हैं, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को की सोच, पाकिस्तानी की सोच ठीक करनी चाहिए। वो सोच जो कि उसकी श्रीलंकन जो मैनेजर था फैक्ट्री में सियालकोट में, उसको मार के जला देने की सोच का तदारुक चाहते हैं। वो सोच जो जैनब बच्ची का रेप करके उसको मार कर फेंक देता है, उस सोच को ठीक करना चाहते हैं। वो सोच जो कि एक बिल्कुल वेजिटेबल की तरह बन गई हुई है, उसको झंझोड़ना चाहते हैं। वो जमीर जो मुर्दा हो चुके हैं, वो क्रिटिकल थिंकिंग जो कि एब्सेंट है स्कूल्स में और इवन मीडिया से, वो झूठ जो कि फैलाए जाते हैं फेसबुक और ट्विटर के ऊपर, उनका तदारुक। तो अगर इसमें वो डॉक्टर्स ने किया है, वो बिल्कुल अमेरिका में है, एक कराची में भी थे हमारे डोनर, 2 साल उन्होंने हमें हमें हमारी मदद की। फिर उसके बाद उनकी नहीं कोविड आया तो उन्होंने कहा, उन्होंने माजरत कर ली, और वो देते हैं बिल्कुल अमेरिका से। जी बिल्कुल वो देते हैं। तो मुझे बताएं, क्या पीटीआई ने अमेरिका से पैसे नहीं लिए? क्या ये जो चंदे वाले सारे जो होते हैं, ये जो मजहबी तंजीमें जिनको ये सपोर्ट करते रहे हैं, जनरल साहब और इनके सारे कॉलीग्स जो सऊदी अरेबिया से, यूएई से, कुवैत से, कतर से, ये फॉरेन फंडिंग नहीं लेते, और हमसे तो लेकिन हम अमेरिका से तो ले भी नहीं रहे पैसे, वो कुछ पाकिस्तानी अमेरिकन हैं जो अपनी हाँ, करना तो चाहते हैं, मैं तो वो कर रहे जी हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, लेकिन इनके लिए तो वहां से आए, इनको ओवरसीज तकलीफ पाकिस्तानीज बहुत अच्छे नेक लोग, ओवरसीज पाकिस्तानी सर। नहीं, ओवरसीज पाकिस्तानी पीटीआई को पैसे दें तो हलाल, ठीक है जी। ओवरसाइज पाकिस्तानी शौकत खानम को पैसे दें तो हलाल। ओवरसीज पाकिस्तानी जमातुद दावा की मदद करें, हलाल। ओवरसीज पाकिस्तानी टीएलपी को पैसे दें, हलाल। ओवरसीज पाकिस्तानी तालिबान तहरीक की मदद करें, हलाल। ओवरसीज पाकिस्तानी ओमान में बलोच सेपरेटिस्ट को पैसे दें, हलाल। एक नया दौर को 6-7 डॉक्टरों ने जो है 5, 50, 100 डॉलर महीने का दे दिया, तो कयामत आ गई। सीआईए का जो है वो पर आ गया, और पाकिस्तान की सालमियत खतरे में पड़ गई, और वजूद खतरे में पड़ गया। मतलब मैं कैबिनेट ये मेंबर्स सर, जी कैबिनेट मेंबर्स, ओवरसीज हाँ पाकिस्तानीज कैबिनेट मेंबर्स। हाँ तो ओवरसीज ये पाकिस्तान पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, वो अच्छे हैं, वो हमारा एसेट्स हैं, और वो बहुत उनको वो प्रेज भी करते हैं, जी उनसे कहते हैं हम तो उनको वोटिंग राइट्स भी देंगे, ये तो बहुत हाँ अच्छे हैं, ये तो पैसे लेके आते हैं। लेकिन जो अगर कोई इस तरह का प्रोग्रेसिव काम करना चाहते हैं, वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। बिल्कुल तो उसकी इसके जगह नहीं है ऊपर इंडिया। बिल्कुल, और ये कंस्पिरेसी थ्योरीज इस तरह की हैं जो फैलाई जाती हैं इनके अकाउंट से, और ये फेक न्यूज की एलिगेशन हमारे ऊपर लगाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फेक न्यूज जो है ये इस टाइप के जो अकाउंट्स हैं वो फैलाते हैं, स्पेशली हमारी हिस्ट्री के बारे में। और मेरे ख्याल से हमारी तो बुक्स ही सारी फेक न्यूज हैं जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके अंदर जो है इस तरह के जो वाकयात हैं 1971, और वो उसके बारे में बस एक छोटी सी बात की होगी, और वो भी उन्होंने सारी छुपाई नहीं होगी जो असल बातें हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम एक जो है वो सही जो हकायक है वो सामने लेकर आए, ये पूरी जो हमारी कवरेज होती है इस तरह के इश्यूज के ऊपर, ताकि अवाम को, ये एक जर्नलिस्ट का काम होता है कि वो सच्चाई लेकर आए। पाकिस्तान में सच्चाई को दबाया जाता है, और ये हमारा बहुत पुराना मसला है कि हम जो भी कोई इस तरह का वाकया होता है उसके बारे में हकायक अवाम को नहीं बताए जाते, और इस तरह की कंस्पिरेसी थ्योरी सामने आती है कि हम हैरान हो जाते हैं। मतलब सिर्फ ये 1971 की नहीं, और भी बहुत सारे इश्यूज के ऊपर जो है, बेनजीर भुट्टो के कत्ल के बारे में आप लोगों को सुनेंगे कि उसको तो उसके हस्बैंड ने खुद ही मरवाया होगा, क्योंकि उसको वो मिल जाएगी, पावर मिलनी होगी, तो इस टाइप हस्बैंड की ने वो मारा, बातें।
रहमान मलिक ने मारा, बाबर अवान ने मारा, वो जो जी, जीप में बैठी थी उसके वो कुंडे ने मार दिया, लेकिन जिसने मारा उसका नाम नहीं लेना है। कुछ जब दर्दों खुद के कुछ, अंदर सब कुछ नजर आ रहा है, सामने नजर आ रहा है वो कि जो वो आदमी कैसे। पिस्तौल लेके डॉन टीवी की वेब की यूट्यूब चैनल पे है, पिस्तौल लेके खड़ा है और खुद कुछ बम्बार, उसका नाम नहीं लेना भाई। वो तो सैक्रोसैंक्ट सीक्रेट काउ है। जी अली। सर वो तो जी इस तो हद तक मैं आपको बताऊं कि टीवी चैनल्स के ऊपर कल एपीएस पेशावर के मुतालिक जो बात चल रही थी उसपे तहरीके तालिबान पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, शरपसंद अनासिर का। वो तो इतने अच्छे हैं, वो तो बताओ। उनका नाम लेने पर तो इतना जैसे ऐसे परहेज किया जाता है जैसे मशरकी रिवायात का हक है। एक छोटी सी बात में हमारी पुरानी बात पे ऐड करूं कि ये हम ऐसे बात क्यों कर रहे हैं, हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसका असर होता है। आप देखिए पाकिस्तान में इस तरह के इल्जाम जो लगाए जाते हैं, फिर उसका नतीजा भी निकलता है कि वो जो है वो तशद्दुद भी उनके खिलाफ हो सकता है, जिन लोगों पे इल्जाम लगे उनके खिलाफ। तो ये यहाँ पे तो हर किसी की अपनी डेफिनेशन है मुसलमान होने की, एक मुहिब्बे वतन होने की। तो आप किसी पे इस तरह का इल्जाम लगाएं तो वो आपके इल्जाम की वजह से उसके खिलाफ कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई कर दे, तो आप फिर रिस्पॉन्सिबल उसकी होंगे। तो ये कोई आम बात नहीं होती कि आप जो ये फेक लेटर्स और ये कर रहे होते हैं इसके नतीजा निकल सकता है। नतीजा देखिए निकला है कि आप एक फेक लेटर आपने सर्कुलेट किया और उसकी वजह से एक आपके डिफेंस एनालिस्ट डिफेंस एनालिस्ट ने टीवी के ऊपर आके एक झूठी बात कर दी हमारे बारे में, और इस तरह फिर और ज्यादा उसको वो मिलती है। तो ये जो है इस सिलसिले को खत्म होना चाहिए। अगली जो हमारा एक और टॉपिक जो हमने सोचा था कि डिस्कस करेंगे, वो अक्सर सवाल किया जाता है कि आपकी जो है एनईडी से कि आपकी जो रजा, आपकी पिक्चर्स एनईडी के टाइम पे वो लगाते हैं कि ये देखें ये तो एनईडी के साथ है, और वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये तो एनईडी जो है वो करते हैं सपोर्ट, और ये तो मतलब एजेंट है आप सीआईए के। तो आप हैं क्या सीआईए के एजेंट, और आप एनईडी से अपना ताल्लुक जो है, जो है वो जी बताएं थोड़ा। जी, अभी तक भर्ती नहीं किया, लेकिन मैं आपकी वसादत से इस प्लेटफॉर्म से उससे गुजारिश करता हूँ कि भाई भर्ती कर लो। अब तो इतने इल्जामात लगा दिए हैं, भर्ती भी कर दो, भत्ता भी लगा दो, लिफाफा भी लगा दो, बैंक में जो है वो कोई 5 करोड़ डॉलर भी डाल दो ताकि हलाल तो हो ना इल्जाम। बात यह है कि नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी जो है वो एक ऐसा इदारा है जो कि बुनियादी तौर के ऊपर कोल्ड वॉर में बना था। कोल्ड वॉर जो थी, सर्द जंग, जिसमें सोवियत यूनियन और यूएसए आपस में सफ आरा थे, और वो उस जमाने में नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी जो है उन रियासतों में या उन जगहों में काम करता था जहां पर वो अमेरिका की ये ख्वाहिश होती थी कि वहां पे डेमोक्रेसी के लिए लोगों को सोवियत यूनियन के खिलाफ उभारा जाए। बिल्कुल करते थे। हम क्या कर रहे थे? पाकिस्तान किसका हलीफ था? सोवियत यूनियन का हलीफ तो नहीं था। पाकिस्तान की कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी नहीं, पाकिस्तान तो इसी का हिस्सा था। तो जो जो ये एनईडी पे इल्जाम लगाते हैं, माशाल्लाह, वो तो फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स में इन द लाइन ऑफ फायर जनरल मुशर्रफ की किताब और सारे मुर्खीन ने उसको लिखा हुआ। बहरहाल छोड़े, ये लंबी डिबेट है। बिल्कुल। सबसे पहला तो ये सवाल एलिया ये उठता है कि वो उनको ये भी है ना प्रॉब्लम के, चूंकि मैं अमेरिका में अक्सर टाइम वहीं गुजारता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे, तो उनको ये कि चूंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ इसलिए मैं सीआईए के एजेंट हूँ, इसलिए मैंने नया दौर बनाया, सीआईए के पैसे हैं। मतलब अब देखे ना, पागल खाना थेरी मैंने को बताई है ना, वो बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि इसमें कोई क्रिटिकल और इसमें कोई अकल की बात तो, शऊर की बात तो है नहीं। तो मैं बिल्कुल अमेरिका में रहता हूँ। मैं 2014 में मुंतकिल हो गया था। अब उनको कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा मैं क्यों गया था। मैं तो पाकिस्तान में था, और मैं तो पाकिस्तान में काम करता था। एक अखबार का एडिटर था, एक टीवी का शो करता था, एक थिंक टैंक में काम करता था, एक एनजीओ भी चलाता था। ठीक है। और सवाल ये कि मैं, मुझे क्यों ये सब कुछ छोड़ के, मुझे किसी कुत्ते ने काटा था कि मैं अपना जो है घर और वतन छोड़ के जाऊं? इसलिए कि मुझ पे एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था। मेरे साथ जो एक शख्स था, मेरा ड्राइवर था, 25-26 साल उसकी उम्र थी, वो शहीद हो गया था। वो भी शहीद है, बिल्कुल टेररिस्ट विक्टिम है। अगर ये शहीद हो सकते हैं, बाकी एफसी वाले और पुलिस वाले और दूसरे, तो ये सिविलियन भी शहीद हैं। सबसे पहले तो वो बेचारे मजलूम है बेकार में। और वो जाहिर बात है कि मैंने उसका ब्लेम, मैंने अपनी गिल्ट में बहुत वक्त गुजारा, क्योंकि मैंने कहा मेरी वजह से एक शख्स की जान चलेगी, और मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, और मैं नहीं चाहता था कि मैं ऐसा, मुझे नहीं पता कि कौन मुझे आके मारेगा। अब वो तो हालात बाद में कुछ बदले हैं, और उम्मीद करता हूँ अच्छे हों और भी हों कि मैं मुस्तकिल हूँ। लेकिन मैं इस वजह से अमेरिका में रहता हूँ। मैं इस वजह से अमेरिका में हूँ, और इन लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन मैंने जैसे कहा, ये डफर्स हैं,
और ये डफर्स जो हैं ये कभी नहीं समझेंगे। इनको आप सामने भी पढ़ा दें, इनको स्पून फीडिंग करा दें, इनको फैक्ट्स बता दें, इनका दिमाग में यहूदी साजिश और CIA की साजिश घुसी हुई है और वो नहीं निकलेगी, अल्लाह ही मालिक है। बहरहाल मैं इसलिए अमेरिका में रहता हूँ। और जब मैं अमेरिका में गया था मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। मैं यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस जो है उसमें एक फेलोशिप की थी 1 साल की तकरीबन, जिसके के साबिक जो डायरेक्टर हैं और पाकिस्तान को जो हैंडल करते थे मोईद यूसुफ साहब है, वो पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर हैं, कौमी सलामती के मुशीर हैं, ठीक है। यानी कि सबसे सेंसिटिव हसास नौयत के जो मामले हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी के, इंटरनल एक्सटर्नल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, वो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूं और आई एम श्योर वो भी मेरी कदर करते हैं। वो कभी इस तरह की बातों में साथ नहीं देंगे। अलबत्ता उनके साथ जो कुछ उन्होंने, अब वो कुछ थिंक टैंक्स हैं इस्लामाबाद में जो कि आपको पता है फंडेड होते हैं गवर्नमेंट के, वो जरूर इस तरह का बात फैलाते हैं। और वो क्योंकि वो एक लाइन लेते हैं और उसके लोग वो अटैक भी करते हैं। वो समझते हैं कि जी बस जब हमने पहले क्रिटिकल होते थे इमरान खान साहब के, तो उनमें काम करने वाले साहब तो उन्होंने कहा जी आपकी तो बड़ी लाइन ऐसी है, आप तो गवर्नमेंट को क्यों इतना कर रहे हैं, गिव हिम टाइम, ही इज ऑनेस्ट एंड ही इज क्लीन एंड ही इज हैंडसम। तो भाई बात यह कि हमें तो उससे कोई गरज नहीं है, काम परफॉर्मेंस जो है वो मैटर करती है। और अगर हम रिपोर्ट कर रहे हैं, वो जो लोग कह रहे हैं, लोग आर्टिकल्स लिख रहे हैं, तो हम उनका क्या मुंह बंद करा के अब हम और मोहित यूसुफ जैसे लोगों को उनको रोकना भी चाहिए। आपके तो दोस्त हैं तो आप नहीं कह सकते, लेकिन मैं तो कह सकती हूँ कि देखिए वो वो, इस तरह के जो लोग हैं उनको बात करनी चाहिए ना अपने लोगों से कि वो ना इस तरह करें। आप हाँ खुद मेरी नहीं उनसे करते लेकिन रब्ता, आप अपने लोगों को मना करें। मेरा उनसे रब्ता नहीं हुआ मुझ से, सही सही जो बात है, मैं उनको नहीं मिल सका और बात नहीं हुई। मैं उनको मैं मैसेज करूंगा, आपने अच्छा मशवरा दिया है, उम्मीद है मुईद गौर करेंगे और उनको जरा ठीक करेंगे इन लोगों को जो सो कॉल्ड थिंक टैंक्स के सेल्स चलाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन का, इनका ख्याल है कि डिसइंफॉर्मेशन से पाकिस्तान का इमेज अच्छा हो जाएगा, यानी कि सारा फोकस पाकिस्तानियों पे है। जब ये EU की डिसइंफो लैब आई, आपको याद है, उसमें 15 साल से, कितने सालों से वो प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, इन्होंने जो है ये डिटेक्ट नहीं कर सके, ये सारे के सारे जो बैठे हुए ना मास्टरमाइंड्स और जीनियसेस और आइंस्टाइंस, ये इनको नहीं पता लगा कि इंडिया का ये ऑपरेशन था। ये EU ने, काफिरों का है एक रीजन, उसका नाम है यूरोपीय यूनियन, उसमें कुफार ने वो साजिश जो है वो तलाश की पाकिस्तान के खिलाफ, फिर इनको पता लगा। इसमें उन्होंने बड़ी कोशिश की नया दौर को जोड़ने की, उन्होंने कहा जी नया दौर को निकाल ले, ये EU डिसर्च कुछ नहीं मिला, फिर ठंडे होके झाग झाग की तरह बैठ गए। खुदा का शुक्र है कि उसमें वाकई कोई हमारा ना किसी ने हमारे लिए लिखा हुआ था, ना किसी ने हमें पोस्ट किया हुआ था, नहीं तो इससे उससे भी निकालते मुकदमे बना के अभी तक आप दोनों को जो ना जेल में डाल चुके होते हैं, इनका बस चले तो। हाँ जी तो मैं एलिया मैं वो बता रहा था कि मैं USIP में मैंने फिर काम किया, फिर उसके बाद मैंने कुछ मुख्तसर रस्सा एक और थिंक टैंक है, उसका नाम है न्यू अमेरिका फाउंडेशन, और वहां पर भी मैं एक फेलो रहा। वहां पे मैंने खैर जो है मेरा अच्छा 2-3 महीने का भी था स्टेंट, क्योंकि उसके बाद मुझे USIP में मैं चला गया था। फिर उसके बाद जब मेरा USIP से खत्म हुआ फेलोशिप, वो 1 साल, वो 8 महीने साल की होती है, तो उसके बाद नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी में मैंने अप्लाई किया, एप्लीकेशन भेजी, उन्होंने CIA ने मुझे आके ऑफर नहीं किया प्लेट में, मैंने उसमें कागज भरे, रिकमेंडेशंस लिखवाई, 3-4 लोगों ने मुझे रेकमेंड किया और उसमें और भी बहुत लोग रहे हैं उसी इदारे में, और बहुत सारी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस को NED ने फंड किया है, वो अभी भी मौजूद हैं, जो जो चल रही हैं, उनका जिक्र नहीं होता कभी भी। आप देखें ना, वो उन्होंने बड़ी चालाकी से और महारत से अपने आप को एक सेफ्टी वॉल्व के पीछे रखा हुआ है, जो कि हम फ्रंट पे आते हैं तो इसलिए हमें अटैक करते हैं। बहरहाल एनीवे, दैट्स नॉट द इशू। और लेकिन मैं NED की फेलोशिप नहीं स्टार्ट की क्योंकि मुझे कॉलेज में नौकरी मिल गई और मैं चला गया कॉलेज में पढ़ाने के लिए, लेकिन वो मेरी फेलोशिप थी उसको मैंने मौखिर कर दिया, डिफर कर दिया। और अगले 1 साल और 1 साल के बाद जब मुझे गर्मियों की छुट्टियां मिली 3 महीने, तो मैं वहां पे गया। बिल्कुल मैं उनका फेलो रहा हूँ और वहाँ पे बड़ा अच्छे, वहाँ पे अफ्रीका के लोग, लातीनी अमेरिका के लोग, उनसे इंटरेक्शन हुआ। वहाँ पे बहुत सारे मुज़ाकरात, सेमिनार्स को मैंने मॉडरेट किया, बहुत सारी मीटिंग्स को मैंने चेयर किया, मॉडरेट किया। मैंने वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन भी की, और इत्तेफाक से मेरी जो दूसरी किताब है द फ्रैक्शस पाथ, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन जो थी, वो भी छप गई उसी दौरान। और मैं चूंकि वहां था, मैंने कहा जी मेरी किताब आ गई, इसकी लॉन्च कीजिए। अब वो उसको भी दिखा रहे हैं पिक्चर्स को कि ये किताब CIA ने लिखवाई है। अच्छा, वो पढ़ने की जहमत नहीं की, वो दस्तयाब है पाकिस्तान में हर बुक स्टोर में, ऑनलाइन लिबर्टी बुक्स पे है, अमेजोन पे है। भाई अमेजोन पे ना खरीदो
खोल के चैप्टर्स की टेबल ऑफ कंटेंट्स ही देख लो, जाहिलो, तो उसमें पता लग जाएगा कि वो पब्लिशर जो है वो हार्पर कॉलिंस है। और वो वो लंबे मज़ामीन है 2008 से 13 तक, जिनमें कि कोई ताल्लुक नहीं है CIA या ISI या KGB या रॉ का। वो पाकिस्तान की दाखिली सियासी जमहूरी सफर जो है उसकी एक रिकॉर्ड है। इसलिए पब्लिशर का अच्छा वो 5 साल का एक रिकॉर्ड बन जाएगा। उसको वो कहते हैं कि जी CIA ने किताब लिखवाई है। वहां पे कौन बैठे हुए? रॉबिन राफेल, जो अभी आई हुई थी मरगला डायलॉग इस्लामाबाद के लिए, जो पाकिस्तानी में पहले सफीर रही हैं, खुद उन्होंने बुला के मरगला डायलॉग में उसके साथ तकरीर करवाई है। और मैं मेरी किताब की वो रूनुमाई पर आकर अगर वो तकरीर कर दे तो वो मैं CIA का एजेंट और गद्दार। मतलब वो और वो लुक एट ऐसे द प्रेजेंट फिर बात है, आपने छुपाई हुई है, वो तो पब्लिक फोटोज हैं और आपने पब्लिक। देखिए, अगर मैंने छुपानी होती तो मैं अपनी प्रोफाइल से रिमूव करूं। मैं तो आई एम वेरी प्राउड। और इनको तकलीफ है तो इनको तकलीफ होवे, मुझे उससे भी गरज नहीं है, एज लॉन्ग एज कि ये डिसइंफॉर्मेशन का लोगों को गुमराह ना करें। अगर ये लोगों को गुमराह करेंगे तो हम बिल्कुल इनको सीधा करेंगे, अदालत में जाएंगे, FIA में जाएंगे, साइबर विंग में जाएंगे, जरूरत पड़ी तो गूगल, फेसबुक और यूट्यूब के पास भी जाएंगे। बस बहुत हो गया, ये बहुत पेशेंस दिखा दी है, क्योंकि ये ट्रोल्स जो हैं ये एक कैंसर की तरह फैल गए हैं ऑनलाइन स्पेसेस में। और जब तक इसकी कीमियोथेरेपी नहीं आप करेंगे तो ये गन साफ नहीं होगा। जी जी बिल्कुल। और आपने डिटेल में बताया अपना सारा कि आप US के सर्कमस्टांसेस के अंदर गए, और ये लोगों को अनफॉर्चुनेटली या तो पता नहीं है या पता भी है तो वो इस बात का फायदा उठाते हैं कि ये इस तरह है। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, आप पे तो अटैक हुआ बाकायदा, लेकिन और भी लोग थे जो थ्रेट्स की वजह से चले गए यहाँ से। तो ये हमारा फेलियर है, हमारी रियासत का फेलियर है कि हम सिक्योरिटी देने में नाकाम होते हैं। तो थोड़ा सा हम जो हमारे ऊपर इल्जाम आप लगाते हैं कि आप बाइस्ड है हर जगह पे, उस पर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि हमारी क्या एडिटोरियल पॉलिसी है और हम जो सिलेक्शन करते हैं अपने कंटेंट की तो उसमें क्या होता है। पहली बात तो ये है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते और कभी हमने क्लेम भी नहीं किया, और ना ही हम किसी एक पार्टी के खिलाफ है। हम इश्यूज के ऊपर बात करते हैं और हमारी जो कवरेज होती है, जब हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमने क्या लगाना है, क्या चीज है जिसको हमने ज्यादा कवर करना है, वो इस बेसिस पे होती है कि हम प्रोग्रेसिव वैल्यूज जो हैं उनको अपहोल्ड कर रहे होते हैं। यानी कि पाकिस्तान की जो एक ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं पाकिस्तान में, जो है वो इस तरह के इश्यूज हैं कि लोगों के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई जा रही है, सेंसरशिप है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो की वायलेशंस की जा रही हैं, तो उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। और हमारी कवरेज का मकसद ये होता है कि हम पाकिस्तान में जमहूरियत जो है उसको, जमहूरी वैल्यूज को जो है वो प्रमोट करें। और कहीं पे अगर कोई इस तरह की बात हो रही है जो जमहूरियत के खिलाफ होती है, और ये हमारा आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर ये डेमोक्रेसी की बात है, ये इश्यूज के ऊपर हम बात करते हैं। बहुत सारी ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं कि जब मैं हर हमारे शो में जब हम ऐसी कोई करते हैं तो मैं बताती हूँ कि बहुत दफा हमने इमरान खान और PTI के हक में भी बात की है। जैसे उन्होंने आतिफ मियां को जो है वो पहले इनिशियली लगा दिया अपनी वो इकोनॉमी की जो उन्होंने काउंसिल बनाई थी उसके ऊपर, और बाद में बैकलैश के बाद हटा दिया। तो वो जो एक दिन उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया तो हमने तारीफ की थी कि अच्छी बात है कि ये इन्होंने ले लिया, लेकिन वो कुछ घंटे, बस कुछ 24 घंटे तक ही वो रख सके और बाद में उन्होंने यूटर्न ले लिया। तो इस तरह की वाकयात, जो इस तरह की जो वो स्टेप्स, प्रोग्रेसिव स्टेप्स लेते, तो हम उनको प्रेज भी करते हैं कि हाँ अच्छी बात है, और हम आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेगी, लेकिन उनको इग्नोर किया जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम इट्स इम्पोर्टेंट टू से कि ये हमारी हुकूमत की, हमारी अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है कि वो ये चेक करें कि इस तरह से आप जो है वो लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसे इंस्टेंसेस हो चुके हैं कि वायलेंस होता है ऑनलाइन जो कैंपेन्स होती हैं उसके ऊपर। मेरी खुद जो है 2 कंप्लेंट्स इस वक्त FIA के अंदर पड़ी हुई है, जिनके ऊपर मुझे कुछ पता नहीं चला कि क्या उसका बना है। वो एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन बहुत दफा मेरे खिलाफ होती है। अब तो मैंने अपने सोशल मीडिया को देखना, नोटिफिकेशंस को देखना बंद कर दिया, लेकिन वो 2 कंप्लेंट्स मैंने FIA में की हुई है मेरे खिलाफ, जो एक पूरी उन्होंने कैंपेन चलाई थी जिसपे उन्होंने डेथ थ्रेट्स, सेक्सुअल वायलेंस के थ्रेट्स दिए हुए थे। वो उस कैंपेन, उस कंप्लेंट के बारे में मुझे कुछ पता नहीं चल सका कि अब क्या है। मैं बिल्कुल एक 2-3 चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो बात यह है कि ये मैं नहीं समझता कि ये जो चीज है ये जस्ट एक आउट ऑफ द ब्लू एक शख्स कर देता है, उसके पास कहीं से गलत डॉक्यूमेंट आ जाता है, या कोई एक शख्स जो है वो उसको वैसे ही शौक, लंदन में बैठा हुआ है भाई, तू अपने नौकरी कर रहा है वहां पर, जो भी बेशक मतलब कीमा बेचता होगा, जो भी करता है, मतलब वो आप एक दिन उठते हैं और आप आके यूट्यूब पर जो है वो एक वीडियो करते हैं और उसके अंदर
बस सब लोग जो है वो फिर उस चीज को लेकर, और 2-3 रीट्वीट्स, मेरा नहीं ख्याल ये ऐसे होता है। आई एम 100% श्योर कि ये ऐसे नहीं होता। इसका जो ये एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन होती है, ये सेल्स होते हैं, ये सब मिलकर ये कर रहे होते हैं। ये कोऑर्डिनेटेड होती है, और ये सब जिस वक्त एक दफा शुरू होते हैं, फिर उसके बाद ये व्हाट्सएप के अंदर ये मैसेजेस को सर्कुलेट करना शुरू करते हैं, ये ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जगह जगह फैलाते हैं, ग्रुप्स के अंदर डालते हैं। और इस तरह के सेल्स पहले कई मरतबा फेसबुक खुद अपनी प्रेस रिलीजेस जारी कर चुका है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी जो ट्रोल्स हैं उनके अकाउंट्स को बंद किया गया है। और कई मरतबा ऐसा हुआ है कि फेसबुक ने, ट्विटर ने, किसी ने इस तरह की कोई चीज जारी नहीं की। बिल्कुल, आप 500-500, दिखाइए, 600-600। वो रिपोर्ट्स, वो ये यहाँ पर मैं प्ले बिल्कुल बिल्कुल, कीजिए। जी जी, बिल्कुल, ये हाँ। इस वक्त जो है वो सामने चल भी रही हैं। तो 500-600 के करीब जो है वो अकाउंट्स कई कई मरतबा जो है वो यहाँ पर जो है वो बंद किए गए हैं। तो ये ऑर्गेनाइज जो प्रोपेगेंडा होता है, मैं नहीं समझता कि ये जस्ट कोई और बस एक बंदा जो है वो, उसको खुदा की बस्ती में एक बंदा बसता था, उसने जो है वो उठने एक दिन उठा और उसने ये काम करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। ये सब मिलकर जो है वो किया जा रहा होता है, और इसके अंदर पूरा जो है वो कोई एक ग्रुप के एडमिन होते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो फिर वो बताते हैं, वो ऑडियो कॉल्स जो है वो ऑडियो मैसेजेस जो है वो लीक हो चुके हैं, जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि एक हमारी बहन है, वो आज़ाद कश्मीर में होती हैं, वो फलानी जगह पर होती हैं, वो ये करती हैं। उनके कई जो है वो 500 के करीब अकाउंट बंद हो चुके हैं, लेकिन वो कह रही हैं क्योंकि इस 5th जनरेशन वॉरफेयर में सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास लाइफ बड़ी है, आप शहीद हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप 500-500 दफा जो है वो आपको नई लाइफ हैं। तो ये जो है ना वो इस तरह से 5th जनरेशन वॉरफेयर। चलाएं, और ये फिर क्लिप भी चलाएं, ये क्लिप मैं भी ढूंढ के लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्लिप भी आप सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार टीम, आज हम कर रहे हैं दो ट्रेंड। जो पुराने मेंबर्स हैं उनके लिए अलग ट्रेंड है, और जो नए मेंबर्स हैं उनको अलग ट्रेंड बता दिया गया है। हैशटैग के साथ में ऊपर ग्रुप नाम के साथ में हैशटैग बता दिया गया है। आपने सिंपली इसको कॉपी करना है, ट्विटर पे जाके अपने ट्वीट में पेस्ट करके कुछ भी आप लिखें, 2-4 लफ्ज़ लिखें, छोटा से छोटा लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का अगर आपका ट्रेंड है ब्रिंग बैक ट्रेटर्स, तो उसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि आप लिखें कि आप इनको वापस लेके आएँ, इनको करार वाक़या सज़ा दें और इनको चौंक में लटका दें, एक गद्दार को लटका दें, बाकी सब सही हो जाएंगे। तो इस तरह की कई बातें हैं, 2-2 4-4 लफ्ज़ देख के लिखते जाएं। दूसरों को देखें वो क्या लिख रहे हैं, आपको ऑटोमेटिकली आपके जहन में कोई ना कोई बात आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, जो ट्रेंड हमने नए मेंबर्स को दिया था वो पैनल हो गया है, जो पुराने सीनियर मेंबर्स को दिया था वो अभी तक पैनल नहीं हुआ, तो नए मेंबर्स जो हैं वो जीत गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार टीम, आपको ये हैशटैग जो मैंने दिया इसको सर्च बार पे लिखें, आपके सामने एक ट्रेंड आ जाएगा। आपने उस ट्रेंड को रिपोर्ट कैसे करना है ऊपर मैंने वीडियो में तरीका बता दिया है, ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। आप इसको जल्दी के साथ में रिपोर्ट करें, कम से कम भी 200 जो ट्वीट्स हैं आप इसको रिपोर्ट कर दें ईच मेंबर। अगर एक मेंबर 200 ट्वीट्स को रिपोर्ट करता है और अगर हम 100 मेंबर्स मिलकर कर देते हैं, ये ट्रेंड स्पैम हो जाएगा, ये पैनल पे नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा टीम, मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, मतलब 2 अकाउंट सस्पेंड हो गए। एक वो जिस पे लिस्ट लगाने का सोचा हुआ था, प्रमोशन करने का सबकी, और एक मेरा अपना अकाउंट। तो चिल माहौल है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है, अकाउंट वापस आ सकता है, और ना भी आया तो कोई मसला नहीं है। जो आज हमने इनकी बजा दी है ना वो बहुत है। नया अकाउंट बनाऊंगा, नया मोबाइल पकड़ूंगा, बाय नेम मेरे नाम पे पाबंदी लगाएंगे, शनाख्त पे मैं बगैर शनाख्त के आ जाऊंगा। क्योंकि ये अकाउंट इस तरह है कि कह लें कि आपकी शहादत वाला सीन है। अगर आप मैदान जंग में उतरते हो तो जाहिर सी बात है शहीद होते हैं, या फिर गाजी हैं या फिर शहीद हैं, तो अकाउंट जाता है तो समझो शहादत है। लेकिन इसमें 5th जनरेशन वार में ये है कि आप नया अकाउंट बना सकते हो, फिर से आपके पास में दूसरी लाइफ है, तीसरी लाइफ है, चौथी लाइफ है, आपके पास लाइफ है। कुछ ऐसे हैं जो कि सेल्स का हिस्सा हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि उम्मीदवार हैं कि हमें जो है वो कहीं से कोई 20,000 पच्चीस वो हजार भी रुपया की कोई रख लें, तो हम इस तरह के कामों में, और उसके लिए वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं हर वक्त पेशकश के तौर पर। जो है वो ये जी ट्वीट्स होती है कि जी ये बिल्कुल। मैं अपने आप को पेश करता हूँ बेचने के लिए, आप जो है वो, मैंने आपके नया दौर के खिलाफ मैंने ये प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा बनाऊं, तो आप जो है वो मुझे कोई किसी किसी मशहूर एंकर के साथ, किसी मशहूर यूट्यूबर के साथ जो है ना वो साइड के एक मुनीर फारूक रखवा दें। तो ये इनका क्योंकि इनके नजम सेठी जैसे, वैसे इनकी मुनीर फारूक। जी नहीं, बस आप कुछ कह रहे मैं ये कहता ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है ना, असल में इसको इतना गलत मिस इंटरप्रेट किया गया है, इसका इस लफ्ज का जनाजा निकाल दिया गया है, ठीक है ना। ट्विटर ट्रोल्स ने 5G W जो है वो उसका जोक बना दिया, यानी कि वाकई वो मजाक बन गया। आप देखें अगर फेसबुक और ट्विटर के ऊपर तो लोग कहते हैं कि ये 5वीं पुश, 7वीं पुश, 8वीं पुश, 9वीं पुश की जंग उन्होंने उन्होंने इसको स्ट्रेच करके ये कर दिया कि जो कोई
एक बात कर दे कोई तनकीदी बात, तो वो जी ये तो इंडिया को आप सपोर्ट करें। भाई अपने लोगों के खिलाफ वॉरफेयर करना छोड़ दें। वॉरफेयर करते हैं दुश्मनों के, और जो लोग जिनको आप अपना दुश्मन समझते हैं उनको जाके लड़ें। हम तो कहते हैं कि जाएं कश्मीर को जाके फतह करें और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाएं, साथ खड़े हैं हम आपके। हम तो कहते हैं कि जाके सारे बदले पूरे करें 1971 के, जो करना है करें, साथ कौम खड़ी है आपकी, कौम ने तो आपको सलूट ही करना है, सलामी जी, पेश आप करना है। कह रहे थे वो कश्मीर जाके फतह करें, वो तो यहाँ पे टीएलपी जो है वो फॉरेन फंडिंग लेके आ जाती है, उनको वो नहीं पता चलता, फिर वो उनसे मुज़ाकरात करने लग जाते हैं, फिर उनको अनबैन कर हाँ देते हैं। फिर वो जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, हर कोई यहाँ पे मतलब पाकिस्तानी ज्यादा कम है, रॉ एजेंट्स यहाँ पे ज्यादा है, मतलब हम सारे भी रॉ एजेंट्स हैं, ये जो भी इस तरह की बात करते हैं यही है वो कि भी रॉ एजेंट्स हैं, तो इनको पता क्यों नहीं चलता ये कि फिफ्थ हमारी तरक्की जनरेशन हो गई वॉरियर्स है। क्या कर रहे हैं, फिर ये वॉरियर्स जो है इनका क्या काम है, फिर कि इनको इतने सारे रॉ एजेंट्स का पता ही नहीं चलता मुल्क के अंदर। तो ये हमारी हमारा जो बड़े है हमारी सारे हैं। तरक्की हो गई है सिर्फ इंडिया, सीआईए, प्रमोशन हो गई है रॉ से सर सीआईए। आप सीआईए के जी हैं। एलिया जो है वो ईरान की, उनको बताया गया वो नसीम जहरा की बेटी हैं, और वो हाँ, ईरान फेक न्यूज का तो ये में। आलम है ना। हाँ, इसके मतलब अलावा और भी सिर्फ मुख्तलिफ ये जगहों से। आलम है कि अभी तक मैंने काफी दफा कहा है कि मैं नसीम जहरा से नहीं हूँ रिलेटेड लेकिन वो ये लेकिन इसकी इसमें उंगली भी सबसे एक मजेदार प्रोपेगेंडा बात का यह है हिस्सा कि बना। ईरान और अमेरिका बाकी हर मामले में लड़े, हमारे पे उनका इत्तेफाक है। कि बात ये है कि ये इसको कंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमने सारी बातें कह दी हैं। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये प्रोपेगेंडा खत्म नहीं होगा। मुझे आज हम तो सिर्फ इसका जवाब दे रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, सारी बात है। और हमें करना चाहिए, जहां तक मुमकिन होगा हम करेंगे। हमारे जो पाकिस्तानी डोनर्स सारे हैं उनकी लिस्ट को भी लगा देंगे। मुझे सिर्फ ये कि वहां पे कौम यूथ ने जा जाके ना उनके दफ्तरों में उनके ईमेल ढूंढ के ना उनके एम्प्लॉयर्स को ईमेलें करनी है, लुक यू आर फंडिंग एंटी पाकिस्तान, एंटी इमरान, एंटी तब्दीली, एंटी करप्शन, एंटी हैंडसम कैंपेन, ठीक है ना। ये जी एक बार मुझे याद है कि एक साहब यहाँ होते हैं डीसी में, तो एक बार मैंने ब्लॉग लिखवाया था कि मैंने कहा था कि भाई 5 अचीवमेंट्स क्या है पीटीआई की, मेरे ख्याल से 2018 की बात है। जी जी तो जी। मैंने कहा था कि कोई कुछ इनके भी कर दो भाई, ये हर वक्त कहते रहते हैं कि आप नेगेटिव ना करें, तो आपने कोई 5 अचीवमेंट्स ढूंढ के लगा दी खान साहब के बयानात। तो एक साहब यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में होते हैं, उन्होंने उस स्टोरी को लगाया, उन्होंने कहा लगता है नया दौर भी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के करीब हो गया है और जी। सर आपको आपको मैं एक और चीज याद दिला दूं कि 2019 में जब ये बालाकोट पर इंडिया ने जो है वो क्लेम किया था कि हाँ उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो उसके वजह से हमें ये कहा गया था कि हम वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, और हमारे जो डोनर्स हैं वो हमारे से नाराज हो गए थे। उसका हमने कॉन्सिक्वेंस भुगता है कि हमने जो है वो 2019 में ये बड़े खुल के फर्म पोजीशन ली थी कि पाकिस्तान इज अंडर अटैक, और इंडिया ने इस वक्त जो किया है वो बिल्कुल गलत है। वो उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर को जो है वो क्रॉस किया है। तो हम लोग इनकी वजह से क्या, अपनी वजह से, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम उसके बारे में बात करते हैं, हम उसके बारे में कंसर्न होते हैं। हाँ, हमारा एक मुख्तलिफ मीन्स जो है वो मुख्तलिफ है। हम फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बजाय हम जो बात है वो सामने करते हैं, और हमने जो तनकीद है, अगर हमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। अगर उसको कोई इस तरह से इंटरप्रेट करे कि हमारा अलग नजरिया जो है वो हमें जो है वो पाकिस्तान दुश्मन बनाता है, देशद्रोही बनाता है, गद्दार बनाता है, तो ये जो है वो बिल्कुल एक गलत चीज है। और इस चीज को वैसे भी खत्म होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अब 1947 44 से 43 से हमने शुरू किया हुआ है, तो अब हमें उसको जो है वो खत्म करना चाहिए। जी जी जी। बिल्कुल। मुझे आपने अच्छा सॉरी एलिया, आपने अच्छा याद करवाया। उस वक्त हमारे बाएं बाजू के जो लोग जो हमें सपोर्ट करते हैं अभी भी करते हैं बहुत सारे, वो भी नाराज हो गए थे कि जी आप पाकिस्तान आर्मी की लाइन क्यों ले रहे हैं, आप जिंगोइज्म फैला रहे हैं। जिंगोइज्म क्या फैला रहे थे भाई, वो इंडिया ने आगे घुस के यहाँ पे सो कॉल्ड फेल्ड स्ट्राइक्स की थी, जो जिनका कोई एविडेंस तो मिला नहीं। अभिनंदन भी पकड़ा गया था, हमने उसी तरह हम भी चला रहे थे, सारी चीजें दिखा रहे थे, फेसबुक पे शेयर कर रहे थे। तो इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। मोहम्मद हुसैन आजाद का बड़ा अच्छा मजमून था। और इसी तरह ये जो सारे लोग हैं ये कभी खुश नहीं होंगे जब तक आप सच की तलाश में रहेंगे, सच की को लिखते रहेंगे या बताते रहेंगे, तो किसी ना किसी को तो पेट में मरोड़ उठेंगे।